जी अस्सलाम वालेकुम। हम लोग बात कर रहे हैं एनुअल इनकम टैक्स की रिटर्न के ऊपर, और जो सैलरीड इंडिविजुअल जो हज़रात हैं जो अपनी रिटर्न खुद फाइल कर रहे हैं उनको थोड़ा सा जो है हम गाइडलाइंस प्रोवाइड कर रहे हैं। इस वीडियो के अंदर जो है प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने वेल्थ स्टेटमेंट डिस्कस की थी, उससे प्रीवियस में मैंने आपको जो है सारा बैंक मैनेजमेंट बता दिया था। इस वीडियो के अंदर जो है हम अपनी वेल्थ की नेट रिकन्सलेशन को जो है डिस्कस कर लेंगे। अच्छा, अब होता क्या है कि वेल्थ की जो हमारी रिकन्सलेशन है ना, इसमें हमारे पास आपके पास जो है ना आ जाएंगे कि लास्ट ईयर के आपके क्लोजिंग कितने नेट वेल्थ थी। ठीक है, उसके बाद आपके पास इस साल में कितनी आपकी जो नेट वेल्थ है वो बनी है, और उसमें जो इंक्रीज़ डिक्रीज़ आया वो आपको सारा उसमें वो बताएगा। इसके अंदर जो है आपके जो टोटल इनफ्लो हुआ है आपने वो लिखना है। अब यहाँ पे इनफ्लो में फिगर्स कहाँ से आएंगे, वो वही होंगे जो आपने वहाँ पे एनुअल इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर रिपोर्ट किए होंगे कि ये मेरी टैक्सेबल सैलरी है, ये मेरी एग्जाम्प्ट सैलरी है। जिस तरह मैंने बताया आपकी रिमर्सेबल एक्सपेंसेस वाले एग्जाम्प्ट होते हैं तो वो आपके एग्जाम्प्ट वाले कॉलम में आ जाएंगे। फिर उसके बाद अगर आपको कोई फॉरेन रेमिटेंस रिसीव हुई है, कोई गिफ्ट हुआ है, कोई इनहेरिटेड अमाउंट है, वो यहाँ इनफ्लोज में आ सकते हैं। फिर अगर आपकी जो सैलरी है, ठीक है, टैक्सेबल के अलावा एग्जाम्प्ट के अलावा, जिसका मैंने रिम्बर्सेबल का बताया वो भी आपने एग्जाम्प्ट वाले में लिख देना है। अच्छा, उसके बाद आपके आउटफ्लो आ जाएंगे। अब आउटफ्लो के अंदर आपके पास दो चीज़ें होती हैं। एक तो आउटफ्लो आपके पास आ जाएगा जो आपके पर्सनल एक्सपेंसेस हैं। ठीक है, पर्सनल एक्सपेंसेस में क्या होंगे कि आपने उसको किस तरीके से मैनेज करना है कि जो आपके बैंक अकाउंट के डेबिट साइड पे अमाउंट्स आ रही हैं, आपने वो सारी अपने पर्सनल एक्सपेंसेस में जब आप लिखेंगे तो वो यहाँ पे खुद ही रिपोर्ट ऑटोमेटिकली फिगर्स को कर देगा। अब आपके पर्सनल एक्सपेंसेस के अंदर आपने जो टैक्सेस पे किए हैं, ठीक है, चाहे वो आपने सैलरी के ऊपर पे किया हो, चाहे वो आपने गाड़ी को जो है खरीदते वक्त पे किया है, कोई प्रॉपर्टी की सेल परचेज पे आपने पे किया है, तो वहाँ वो उस कॉलम में आ जाएंगे। इसके अलावा अगर आपने कोई यूटिलिटीज़ के ऊपर बिल जो यूटिलिटीज़ पे किए हैं आपने, ठीक है, उनकी डिटेल पर्सनल एक्सपेंसेस में आ जाएगी। अब सम टाइम लोग कहते हैं कि हमारे पास जो है हम यूटिलिटीज़ पे तो कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि वो हमारे नाम पे नहीं है तो हम किस तरीके से उसको जो है अपने अकाउंट फुल करवा सकते हैं। स्पेशली ये प्रॉब्लम आती है जो लोग रेंटल जो रेंट पे होते हैं। देखें, आपके पास जो है डॉक्यूमेंट्री प्रूफ होना चाहिए। अब जिस प्रीमिसेस पे भी आपने जो घर वगैरह रेंट पे लिया हुआ है, आपके पास रेंटल एग्रीमेंट है, ठीक है, वो उस बात का सबूत है कि वो इस इतने से इतने टेन्योर के लिए वो जगह आपके ऑक्यूपेंसी में आप उसको यूज़ कर रहे हैं। अब वहाँ पे जो यूटिलिटी आपने पे किया है उसके ऊपर अगर कोई टैक्स पे किया हुआ है तो वो भी आप क्लेम कर सकते हैं, और वो जो एक्सपेंसेस आपने किए हैं वो भी अपने पर्सनल एक्सपेंसेस में डाल सकते हैं। कल को एफबीआर पूछेगा तो आप जो है उनको रेंटल एग्रीमेंट दिखा सकते हैं कि जनाब ये मेरा इस टेन्योर का जो है रेंटल मेरा एग्रीमेंट है, ठीक है, और मैंने जो है ये बिल भी खुद पे किए हुए हैं, चाहे वो मेरे नाम पे नहीं था, वो मालिक मकान के नाम पे था, ओनर के नाम पे था, और ये टैक्स भी है। अब एफबीआर का कंसर्न यहाँ पे होता है कि ये जो टैक्स के जो एडजस्टमेंट है वो दो लोग ना ले लें। लेट से आपका ओनर भी जो है वो रिटर्न फाइल करता है तो उसको उसका कंसर्न ये होगा कि जनाब ये जो टैक्स है, ठीक है, ये ओनर ना जो है वो इसको अपने पास जो है वो कर ले, क्लेम कर ले, और आप भी क्लेम कर रहे हैं। अब असूलन देखा जाए तो आप उस जगह की यूटिलाइज़ कर रहे हैं और आप वो बिल जो है वो कंज्यूम कर रहे हैं और आप ही पे कर रहे हैं, तो उसके ऊपर जो टैक्स आपने पे किया है वो भी आप ही क्लेम करेंगे, ना कि आपका ओनर करेगा। तो उसमें नॉर्मली लोग क्या करते हैं कि एक स्टाम्प पेपर बना लेते हैं कि जनाब ये जो हम टैक्स पे करेंगे, ठीक है, ओनर उसको अपने पास जो है नहीं करेगा क्लेम, वो आप ही करेंगे। ठीक है, ये नॉर्मली रेंट के जिस टाइम आप एग्रीमेंट बना रहे होते हैं उसी टाइम पे आप जो अगर फाइलर हैं तो आप ये भी जो है साथ ही इस तरह का एक स्टाम्प पेपर बना लेते हैं, तो ये आपके पास एक सबूत आ जाएगा। दूसरा, आपने पे किया है, ठीक है, तो आप वो जगह भी यूटिलाइज़ कर रहे हैं, आप बिल भी पे कर रहे हैं, तो जो टैक्स आपने पे किया है वो भी आप जो है उसको क्लेम कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद आपके को बच्चों की एजुकेशन के एक्सपेंसेस हैं, फ़ी वाउचर्स वगैरह, वो भी वहाँ पे आ जाएंगे। इसके ऊपर अगर आपने कोई एक्सपेंस पे किया, सॉरी टैक्स पे किया है, तो वो भी अपनी इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर आप अकाउंट फॉर कर लेंगे, जिससे मैंने आपको बताया कि रेलिवेंट टैब्स हैं एडजस्टेबल वाली, उसमें आ जाएगा। पर्सनल एक्सपेंसेस के अलावा आपने क्या करना है कि बाकी आपने देख लेना कि मेरे पास डेबिट अमाउंट कितनी आ रही है। अब डेबिट अमाउंट जितनी आ रही है वो आप उसको जो सबसे सेकंड लास्ट कॉलम होता है कि जनाब ये हमारे अदर एक्सपेंसेस हैं, ठीक है, वो आपने वहाँ पर डाल देने हैं। लेकिन इसके अगेंस्ट वो आपसे एफबीआर सबूत नहीं मांगेगा, क्यों, वो आपकी ग्रोसरी हो सकती है, ठीक है, फिशरीज़ हो सकती हैं, वो आपके हाउस होल्ड एक्सपेंसेस हो सकते हैं, तो वो आपने वहाँ पर डाल दें। लेकिन एटलीस्ट जो आपके रजिस्टर्ड एक्सपेंसेस हैं, जिस तरह यूटिलिटीज़ हैं, बच्चों के फ़ी वाउचर्स हैं, वो रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन आपने रेलिवेंट कॉलम में डालनी है और एज़ पर एक्चुअल आपने डालनी है, तो आपके पर्सनल एक्सपेंसेस भी आ गए। अब यही पर्सनल एक्सपेंसेस जो है
आपकी वेल्थ रिकन्सिलेशन के अंदर जो है ऑटोमेटिकली आउटफ्लो में आ जाएगा। फिर इसके अलावा अगर आपने कोई एसेट वगैरह परचेज़ किया हुआ है तो वो भी अकोमोडेट इस नेट वेल्थ रिकन्सिलेशन में आ जाएगा। जब आप इस तरीके से रिटर्न फाइल करेंगे तो आपकी जो अनरिकनसाइल्ड अमाउंट है वो ज़ीरो हो जाएगी, आपने कैलकुलेट करनी है। ऊपर टैब्स के अंदर एट्रीब्यूट्स आ रहे होते हैं, वहाँ पे आपने अपना स्टेटस रेजिडेंट जो है वो सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद वेरिफिकेशन में अपने 4 पिन के डिजिट डालनी है और उसके बाद आपने जो अपनी रिटर्न को फाइल कर देना है। तो ये एक छोटी सी गाइडलाइंस थी जो हमने ज़रूरी समझा स्पेशली उन लोगों के लिए जो कि बीइंग एन इंडिविजुअल अपनी रिटर्न खुद फाइल कर रहे हैं। तो अगर वो इन चीज़ों को, इन स्टेप्स को 1 बाय 1 फॉलो करेंगे तो वो अपनी रिटर्न फाइल कर लेंगे, बल्कि कर सकते हैं। नॉर्मली क्या होता है कि सैलरी इंडिविजुअल क्या करते हैं कि क्लोजिंग बैलेंस पकड़ा, उसको एसेट में शो करवा दिया और उसके बाद जो जितनी सैलरी आई है उसको इनकम टैक्स रिटर्न में की, उतने ही आपने एक्सपेंस आउट कर दिए और जो फ़र्क आया उसको कैश में लिखे अनरिकनसाइल्ड अमाउंट को ज़ीरो किया और उसके बाद आपने रिटर्न सबमिट करवा दी। ये गलत तरीका है। 2 मिनट के अंदर जो है आप जब अपने जो कैश की रिकन्सिलेशन है उसको आप पकड़ सकते हैं कि वो आपको कल कभी नोटिस आता है, ठीक है, वो 2 मिनट में पकड़ लेगा कि आपने जो है बैलेंस शीट फिगर डाला हुआ है, आपका तो अपना एनुअल कैश ही रिकनसाइल नहीं है। लोग क्या करते हैं, वो समझते हैं कि क्योंकि एफबीआर के पास जो है मैन पावर इतनी सोर्सेज नहीं है और दे आर नंबर ऑफ सैलरीड पर्सन हु आर फाइलिंग देयर टैक्स रिटर्न्स, तो क्या होता है वो कहते हैं यार नॉर्मली टैक्स सैलरीड इंडिविजुअल को तंग नहीं करते, नोटिस नहीं डालते, कल को अगर 214C में आपका नाम आ जाता है बैलेटिंग में, फिर क्या आप करेंगे। या अगर आपको कोई नहीं भी पूछता तो एट लीस्ट आप लेजिटिमेट तरीके से टैक्स की 100% कंप्लाइंस करें, अपनी रिटर्न को प्रॉपर फाइल करें, ठीक है। एफबीआर चाहे पूछे या ना पूछे, और इसका बेहतरीन हल ये है कि किसी टैक्स एक्सपर्ट को इंगेज करें। एनुअल फ़ी के ऊपर जो है आपने पूरे साल में एक बार फ़ी पे करनी है, जहाँ इतने एक्सपेंसेस पे करते हैं एक अच्छे टैक्स कंसल्टेंट को जो है आप हायर करें, उससे अपने टैक्स रिटर्न फाइल करवाएं और यही एक बेहतर तरीका है। लेकिन अगर आप फिर भी समझते हैं आप खुद कर सकते हैं तो जो हमने आपको गाइडलाइंस बताई हैं इसको अगर आप फॉलो करते हैं तो इंशाल्लाह आप अपनी रिटर्न भी खुद फाइल कर सकते हैं। होपफुली जो 3 वीडियोस का सेशन हमने बनाया था आपको इससे बेनिफिट होगा। नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और अगर कोई चीज़ कोई कन्फ्यूजन है तो आप इनबॉक्स भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।